तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीलू से काम करवाने की? जानती हो आज तक इसने खुद से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया और तुम इसे रसोई में लगाकर चल दी। कहीं हाथ जल गया तो इसका ब्याह कैसे होगा, सोचा भी है? कांता जी गुस्से में बहू राधा को डांटते हुए बेटी नीलू का हाथ पकड़कर उलट पलट कर देखने लगी। क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें भी रसोई में आने की? 1000 बार कहा है रसोई में ना आया करो, कहते हुए नीलू का हाथ पकड़कर कांता जी जरा सी बात नहीं समझती है। हाथ पैर जल गया तो हो गया, रसोई से बाहर निकल गई। यह क्या बात हुई माँ? वैसे तो सबसे कहती रहती हो कि मेरी बेटी और बहू दोनों मेरे लिए एक समान है, पर सच में ऐसा है क्या? आपने भाभी को यूं ही सुना दिया। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा यह कर दो वह कर दो। एक तो तुम खुद उनकी हेल्प करती नहीं हो। मैं तो ईशु रोई जा रही थी तब भी भाभी रसोई में ही सब्जी बना रही थी। मैं ईशु का रोना बर्दाश्त ना कर सकी तो उन्हें कहा बता दो भाभी क्या करना है, मैं करती हूँ, आप ईशु को देखो। तब भाभी ने कहा उसे भूख लगी है, दूध पिलाने लगूंगी तो सब्जी कैसे? फिर मैं उन्हें भेजकर सब्जी देख रही थी। वह भूनना ही तो था, कौन सा पहाड़ टूट जाता। और क्या भाभी की माँ ने रसोई के काम ही करवाए होंगे? वह भी तो किसी की बेटी है ना। मेरे लिए सोच सकती हो पर बहू के लिए नहीं। भाभी का हाथ कितनी बार जला है पर तुम कभी ध्यान ही नहीं देती। ऊपर से कह देती हो रसोई में कटना और जलना आम बात है। सोच कर देखो भाभी को कितना बुरा लगता होगा। वह तो भाभी के संस्कार हैं जो पलट कर कुछ नहीं बोलते। शायद इस इंतजार में होगी कभी तो उनकी सासू माँ में माँ की ममता जागेगी। नीलू कांता जी के दोगले व्यवहार से आहत रहती थी। वह जब भी कुछ कहती कांता जी उसे चुप करा देती थी, पर आज नीलू को गुस्सा आ गया था। रोती ईशु को छोड़कर राधा रसोई में वक्त पर खाना बनाने में लगी थी। कांता जी मजे से टीवी पर कोई प्रवचन सुन रही थी। बहुत बोलने लगी है तू, मुझे मत सिखा कि बहू के साथ कैसा व्यवहार करना है। जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। हम भी सास ससुर की हर बात चुपचाप सुना करते थे। मजाल है जो जुबान जरा हिला सके, और हमारे घर की बेटियों से काम नहीं करवाया जाता, समझी ना? कांता जी जो एक दबंग सास के रूप में आ चुकी थी बोली। हाँ, तभी तो लता बुआ का वो हाल हो रखा है। रहने दो माँ, तुम नहीं समझोगी, जब खुद पर बीतती तभी समझ सकते। नीलू माँ को बोलकर निकल गई। शायद तुम्हें दादी ने यही सिखाया है। नीलू के यह बोल कांता जी को कई वर्ष पीछे ले गए। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो एक लड़की के जाने कितने अरमान और ख्वाहिशें होती हैं। पति ससुराल सब सावन के अंधे की तरह हरा भरा ही दिखता है। हकीकत तो पास जाकर देखने समझने से पता चलती है। बड़े नाजों से लेकर आई थी कांता जी की सास। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर हकीकत में वह बहुत कड़क थी। 2 बेटियों और एक बेटे की माँ। बेटियों से एक काम ना करवाती, सब काम अकेले ही कांता जी को करना पड़ता। कई बार शरीर चूर चूर हो जाता, पर क्या मजाल जो आराम कर सके। दोनों नंदों का जब ब्याह हुआ तो राजकुमारी की तरह विदा किया गया, पर क्या पता था कि राजकुमारी को राजमहल में भेज रहे हैं या कहीं और। लता के काम काज ना आने से 100 ताने मिलने लगे। वह तमक कर मायके आ गई। कांता जी ने ननद को प्यार से समझाना चाहा कि आपका घर है, जैसे मैं यहाँ सब करती हूँ आपको भी करना चाहिए, पर वह तो अकड़ में रहती, मुझसे घर का काम काज नहीं होगा। फिर क्या था, ससुराल वालों ने कह दिया फिर रखो अपनी राजकुमारी को अपने पास। तब से लता मायके में ही रहने लगी। कांता जी के पति की सरकारी नौकरी थी, सो वह शहर में रहने लगे। लता का फिर ब्याह ना हो पाया, ना वह किसी घर वालों के दिल में जगह बना पाई। कोई कितना एक पैर पर खड़ा रह सकता था। कांता जी सास की बात सुनकर यही सोचती रहती, सास को हमेशा
रोब में रहना चाहिए। और यही बात वह सोचते सोचते बहू को जब लाई तो वैसे ही व्यवहार करने लगी थी। पर नीलू ना तो लता बनना चाहती थी, ना कांता जी जैसी सास चाहती थी। वह कई बार बातों बातों में कांता जी को सुना दिया करती थी, पर क्या मजाल, कांता जी के कानों पर जूं रेंग जाए। तभी ठनाक की आवाज़ से कांता जी को होश आया। अतीत पीछे छोड़कर वह दौड़कर आवाज़ की दिशा में भागी। राधा एक हाथ से इशू को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से कुछ बर्तन निकालने की कोशिश कर रही थी, जो उसके हाथ से छूट गया था। क्या हुआ भाभी, क्यों आप सब अकेले करने में लगी रहती हो? इशू को मुझे दो भाभी, यह घर हम सब का है और इशू भी हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे अकेले काम करती रहोगी तो अकेले ही रह जाओगी। नीलू कांता जी को सुनाते हुए बोली, आप पढ़ाई कर रही थी ना, नहीं तो इशू को लेकर गई थी आपके पास। राधा धीरे से बोली, लाओ दो इशू को, और हाँ बहू, इसको लेकर रसोई में मत आया करो, बच्ची है, आग के पास लेकर होगी तो कहीं कुछ हो गया तो। कहते हुए कांता जी ने इशू को गोद में लिया और कहा, जब कुछ काम अकेले नहीं हो पाए तो मुझे कह देना। ऐसे अकेले करोगी तो हमें लगेगा तुम खुद सब कर सकती हो। कहकर कांता जी इशू को लेकर हॉल में आ गई। पीछे पीछे नीलू भी आ गई। थैंक यू माँ, तुम्हें समझ में तो आया कि भाभी कोई गैर नहीं है। हाँ, जब वह पराई होकर हमें अपना मान, हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है तो हम उसके लिए क्यों नहीं सोच सकते। आपकी दादी समझदार हो रही है। इशू के गालों को प्यार से सहलाते हुए नीलू ने जब कहा तो इशू हंस दी। हाँ हाँ, बना लो बुआ भतीजी मेरा मजाक। वो क्या है ना, सास का जो जोगा पहन रखा था वही दिखा रही थी। भाई अब तो हम दो दो बेटियों की माँ बनेंगे, एक काम करेगी तो दूजी आराम क्यों करेगी। कल से तू भी भाभी की मदद करना, अब तेरी भाभी को डांटूंगी नहीं। कांता ने जो ही कहा, नीलू माँ के गले से लग गई। सामने रसोई में काम करती राधा मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी, ऐसी सुलझी हुई ननद देने के लिए, जो शायद आने वाले कल की परिस्थितियों को बखूबी समझ पा रही थी। राधा काम छोड़कर सास के पास आई और थैंक यू बोलकर उनके गले से लग गई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।